गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने शुरू कर लिया है अपना थर्ड चैप्टर। वैसे तो इसको हमने नाम दिया है सिक्स्थ चैप्टर का, लेकिन असल में ये थर्ड चैप्टर है, क्योंकि देखो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं। फिर इसका नाम सिक्स क्यों? इसका नाम इसलिए सिक्स है क्योंकि ये आपकी किताब के सिक्स्थ चैप्टर में आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने को, उस चैप्टर को समझने के काम आएगा, जो कि है रेखा और कोण, या फिर बात करें मैम सर्वांग पिछली समकोण क्लास की। में आपने क्या करवाया था? सरसमी का 3 करवाई थी क्या? हाँ, उसमें हमने सरसमी का 3 पढ़ी थी, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं इसको शुरू। ये आपको जो है वो सिक्स चैप्टर में काम आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू करना था, और थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, तो वहीं से इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था भुजा के बारे में। हम सभी को ये तो पता है कि हर एक आकृति की भुजा होती है। त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं, चतुर्भुज या आयत में होंगी 4 भुजाएं, वर्ग में भी होंगी 4 भुजाएं, पंचभुज में होंगी 5 भुजाएं। पर ये भुजा खुद क्या होती है ये हमें नहीं पता, या फिर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको हम सीखेंगे। कि ये तो पता है आकृति में भुजा होती है, पर भुजा होती क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं फटाफट से। तो भुजा की हमने परिभाषा समझी थी कि किसी आकृति में भुजा वह रेखा खंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, यहां से हमने जो है वो 2 शब्द उठाए थे। पहला शब्द हमने पकड़ा था रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या है पहले हमने इसको सीखा था। दूसरा शब्द हमने पकड़ा था शीर्ष, और हमने ये भी शुरू किया है कि हम अपने क्लास के नोट्स बनाएंगे। तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में भुजा के बारे में नहीं लिखा होगा, तो इस बार इस क्लास में बच्चों आप अच्छे से इसको लिखें कि भुजा क्या है, उसकी परिभाषा लिख लो, रेखाखंड क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, इसको समझ लो। ठीक है, तो बात करते पहले रेखाखंड और शीर्ष की, उसके बाद ही हम भुजा को समझ पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? जिसका रेखाखंड दो मैम अंत कुछ बिंदु हो। निश्चित बिंदु तक ही कर सकते हैं जी। क्या कर दो सकते हैं बेटा? मैम बिंदु जिसके दो बीच अंत की बिंदु दूरी हो। है। ठीक है, एक तो जिसके 2 अंत बिंदु हो, और एक और परिभाषा। दो देखो इसके, बिंदुओं के बीच की दूरी। के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। और इसके नाम में ही छुपा है रेखा जमा खंड। अब बताइए, खंड मतलब? रेखा का भाग मैम। हाँ, रेखा का टुकड़ा या रेखा का भाग। जब हमने कोई लंबी सी रेखा खींची, उस रेखा का छोटा सा टुकड़ा उठाया, तो उसी को हम नाम देते हैं रेखा खंड का, क्योंकि रेखा तो रेखा है और खंड होता है टुकड़ा। तो ये एक लंबी सी रेखा थी। अच्छा, इसको फिर से बनाते हैं। ये एक लंबी सी रेखा थी, और इस रेखा का नाम अगर मैं लिखूं, तो इस रेखा का नाम है AB। ये AB क्या है? AB तो एक रेखा है, पर अगर मैं इस रेखा का छोटा सा टुकड़ा उठाना चाहूं, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक, नीले रंग का जो मैंने यहां से लेकर के यहां तक उठाया, और मान लीजिए इसका नाम है R, इसका नाम है S, तो RS होगा बच्चों मेरा रेखाखंड। और AB क्या होगी? बताइए जरा, AB क्या होगी? रेखा मैम। ए रेखा बी, मैम। हाँ, रेखा मैम। ठीक है, रेखा है AB। AB को हम कहेंगे कि ये रेखा है, और रेखा का छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, तो उसको हम नाम दे देते हैं रेखाखंड का, जो कि RS है। तो रेखाखंड सभी को समझ आ गया होगा? कुछ नहीं, रेखा का छोटा सा यस टुकड़ा है, मैम। सिंपल। ठीक है, तो चलो रेखाखंड हमने सीख लिया, अब इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं शीर्ष की। तो अभी देखो, हमने यहां पर रेखाखंड को देखा। अगर मैं इस रेखाखंड को अलग से बनाऊं, मैंने क्या किया, इस नीले रंग के इस टुकड़े को, इतना ये था, तो यहां से मैंने इसको उठा करके यहां बना दिया। यहां मैंने इसको उठा करके बना दिया। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है R और S। फिर मैंने देखा कि अगर ये रेखा का छोटा सा टुकड़ा है, तो इसका मतलब ये टुकड़ा यहां से शुरू हो रहा होगा और यहां पर खत्म हो रहा होगा। इसके जो है वो 2 अंत बिंदु होंगे। तो बस उन्हीं अंत बिंदु को हम कहते हैं कि वो शीर्ष है। देखो, रेखाखंड एक छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़े के क्या है, एक टुकड़ा जब हम काटते हैं किसी टुकड़े को, तो यहां से वो शुरू हो रहा होगा, यहां पर ये वो खत्म हो रहा होगा, क्योंकि वो फिक्स है। उसको ना हम बढ़ा सकते ना छोटा कर सकते, वो जितना है मैम उतना ही मैं रहेगा। पूछ लूं? हाँ बेटा, पहले अभी देखते हैं, अब इसको समझिए अच्छे से। पोल में भी जाएंगे, थोड़ी देर में पोल में हम जाएंगे, बस भुजा समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं इस रेखाखंड के शीर्ष कौन कौन है, तो उनके नाम मुझे बताओ। RS मैम।
ठीक है, आर और एस ये आर और एस क्या है, तो ये आर एस जो है वो इस रेखाखंड के शीर्ष है। तो भुजा क्या है, भुजा कुछ भी नहीं है, भुजा एक ऐसा रेखाखंड है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता जाता है। जैसे मान लो अब मैं इसको मिटा देती हूँ और फोकस करते हैं इसकी परिभाषा पे, तो ये देखो, ये जो यहाँ पर क्या थे, ये चार रेखाखंड थे। अभी ये भुजा नहीं बने क्योंकि अभी हमने इनको मिलाया नहीं है। अभी ये चारों क्या थे, अभी ये चारों रेखाखंड थे। जैसे ही इन रेखाखंडों ने अपने अपने शीर्षों को मिला दिया, तो वैसे ही अब ये रेखाखंड से क्या बन गए, फटाफट से बताएं। शीर्ष मैम। रेखाखंड मैम। रेखाखंड ऐसा रेखाखंड जो शीर्षों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, भुजा मैम। भुजा। तो अब ये रेखाखंड नहीं रहे, अब ये भुजा बन चुके हैं। कब भुजा बने, जब इन्होंने शीर्षों को जोड़ दिया, तो हम कहेंगे अब तुम साधारण रेखाखंड नहीं, अब तो तुम भुजा बन चुके हो, क्योंकि भुजा ही वो रेखाखंड होता है जो शीर्षों को जोड़ देता है। ठीक है, तो बस हो गया। जब तक ये अलग अलग थे तब तक ये रेखाखंड थे, जैसे इन्होंने एक दूसरे को मिला दिया तो ये इसकी भुजाएं बन गई। तो भुजा क्या है, ऐसे रेखाखंड जो शीर्षों को जोड़ता है। बात खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, चार भुजाएं इसमें हमें दिख रही हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर हमने देखा था कोण के बारे में। तो देखो, एक तो शीर्ष हमने पढ़ा कि जो रेखाखंड के कोने कोने में शीर्ष होते हैं, इनको हम शीर्ष कहते हैं। दूसरा शीर्ष की परिभाषा ये है, ऐसा बिंदु जहां पर दो रेखाखंड मिल रहे हो। रेखाखंड बोल सकते हो, किरण बोल सकते हो। शीर्ष एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर आपकी दो रेखाएं या रेखाखंड आपस में मिलते हैं। एक रेखा जो है वो यहां से आई, एक रेखा जो है वो यहां से आई। कहां पर ये मिल रहे हैं, तो इस बिंदु पे ये मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इसका शीर्ष है। ठीक है, क्या है, शीर्ष। चलो, तो अभी देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये शीर्ष है। अब देखते हैं कोण के बारे में। तो जहां पर भी दो रेखाएं रेखाखंड आपस में मिलती हैं, वहां पर कोण का निर्माण होता है। अभी यहां पर क्या कोई कोण बन सकता है, नो नो मैम। मैम। लेकिन जैसे ही ये दो रेखाएं आपस में मिल गई, हम कहेंगे हाँ यहाँ पर कोण बन जाएगा। फिर वो रेखाएं चाहे कैसी क्यों ना मिल रही हो, चाहे वो इतनी ऐसे मिल रही हो इतनी करीब, चाहे वो ऐसी मिल रही हो इतनी दूर, ठीक है, तब भी यहाँ पर कोण बनेगा। चाहे रेखाएं ऐसी मिल रही हो तब भी कोण बनेगा। ठीक है, जहां पे भी रेखाएं मिल गई, आप बस सीधा सीधा कह देंगे कि अब तो कोण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रेखाएं आपस में मिल चुकी है। तो ये कोण होता है, इसके बारे में हमने सीख लिया था। अभी बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं, फटाफट से गिनिए और बताइए। चार भुजा जी, चार कोण है। चार भुजा और चार ही कोण भी है, ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। इससे हमने ये सीखा, किसी आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, या किसी आकृति में जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कोणों का निरूपण। तो देखते हैं अभी कितने बच्चों को ये याद है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूं, एक त्रिभुज मैंने बना दिया, और यहां पर बनाते हैं हम एक कोण। एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, ठीक है, और एक कोण यहां बन रहा है। और इसको मैं नाम भी दे देती हूं अभी, एस यू वी। ठीक है, आप मुझे नीले कोण का नाम बताइए। यूएसवी मैम। ठीक है, VSU मैम। ठीक है, VSU मैम। ठीक है। VSU मैम। चलो, तो सबसे पहले तो ये देखो, नीला कोण किस बिंदु पे बन रहा है, किस शीर्ष पे बन रहा है। शीर्ष देखो यहाँ पे तीन है। एस पर मैम। एक शीर्ष ये क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं मिल रही हैं, दूसरा शीर्ष ये क्योंकि यहाँ भी दो रेखाएं मिल रही हैं, तीसरा शीर्ष ये क्योंकि यहाँ पे भी दो रेखाएं मिल रही हैं। बिल्कुल सही कहा, बिंदु शीर्ष एस पे कोण बन रहा है। तो जिस बिंदु पर, जिस शीर्ष पर कोण बनता है, वो बिल्कुल बीचों बीच में लिखा जाना चाहिए। तो हम इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम हम देंगे यूएसवी। कोण यूएसवी भी कह सकते हैं और कोण वीएसयू भी कह सकते हैं। चाहे तो ऐसे को इसका नाम पढ़ लो, या चाहे तो उल्टा पे इसका नाम पढ़ लो। कोशिश क्या करनी है, बस यही कि जिस शीर्ष पर, जिस बिंदु पे कोण बन रहा है, वो कहाँ आए, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला। अभी मैं आपसे पूछूं, अगर लाल कोण का नाम बताइए। मैम।
SUV मैम और VUS। SUV मैम और SUV VUS। US यू मैम। यहाँ पर है, यू कोण यहाँ पे बन रहा था, हमने कहा किस बिंदु पे बन रहा है, यू पे बन रहा है। जिस बिंदु पे बनता है वो बिंदु बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, तो मतलब ये तो आएगा बीच में, यू तो बीच में आएगा, हमें पता है। इर्द गिर्द कौन आएंगे, देखो एक इस रेखा से ये बन रहा है, दूसरा इस रेखा से ये बन रहा है, तो इनके नाम भी आने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर आ गया, एक तो यू आ गया बीच में, एस आ जाएगा इससे पहले, वी आ जाएगा इसके बाद, कोण SUV, और बताइए इसका दूसरा नाम VUS मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगर मैं आपसे पूछूं पीले कोण का नाम, VUS मैम और PSU। ठीक है, SUV। दोनों आंसर ठीक है। एंगल SVU भी कह सकते हैं, एंगल UVS भी कह सकते हैं, बस ध्यान क्या रहे, जिस बिंदु पे कोण बन रहा है वो बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए। तो ये थे कोणों के नाम, ये भी हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत शायद कर लिया था। अभी बढ़ते हैं आगे। और कोण का शीर्ष कोण को बनाने वाली दो किरणों या रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। देखो शीर्ष, आपने बच्चों बस एक चीज ध्यान रखनी है, शीर्ष वो चीज है जहां पर दो रेखाएं आकर के आपस में मिल जाती हैं, वो बिंदु बन जाता है शीर्ष। जैसे कि एक ये, ठीक है, और यहाँ पर अगर ऐसे हो, एक रेखा ऐसे आ रही हो ऐसे को, और एक रेखा आ रही हो ऐसे को, तो बताइए यहाँ पे आपको कितने शीर्ष नजर आ रहे हैं? मैम 4। दो रेखा यहाँ मिली, एक रेखा यहां से आई हरी वाली, एक काली वाली, वो यहां मिली, तो एक दूसरा शीर्ष ये हो गया। एक रेखा यहां से आई नीले रंग की, एक रेखा यहां से आई हरे रंग की, यहां पे मिल गई, तो तीसरा शीर्ष। एक रेखा यहां आई काले रंग की, एक रेखा नीले रंग की, तो ये चौथा शीर्ष। तो ये 4 शीर्ष यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। सिंपल है, शीर्ष जहां पर भी दो रेखाएं आपस में मिल रही हो। फिर ये हमने कर लिया था शीर्ष के बारे में, कोण के बारे में, भुजा के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। और अब देखिए, आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आपने यहाँ पे बताना है कि इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। आपको पता है जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, या जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। 6 कोण 6 भुजा। 8 कोण 6 भुजा मैम, 6 कोण। 8 मैम। ठीक है, मैम 8 भुजाएं और 8 कोण। ठीक है, 8 है भुजा, 8 है। देखते हैं, काउंट करते हैं। पहली भुजा है ये नीले रंग की, एक, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये 6th नीचे को, ये 7th, और ये 8th। तो 8 भुजाएं यहां पर है, ठीक है, 8 भुजाएं हैं। तो अगर भुजाएं 8 है तो कोण भी कितने होंगे? 8 मैम। 8। चलो बनाते हैं। पहला कोण यहाँ, दूसरा कोण यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, 6 कोण बन गए। 7वां 8वां कहाँ बनेगा? तो वो देखो, अब यहाँ पर भी तो रेखाएं आपस में मिल रही है ना, एक काली लाल, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा कुछ इस तरह का, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये एक तरह के कोण होते हैं, किस तरह के होते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर भी कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं मिल रही है। जहां पर भी रेखा मिल जाए समझ जाना कि कोण बनेगा, चाहे वो कैसे भी बने, बस बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से कोण भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भुजा तो 8 थी ही थी। और अब शीर्ष गिनो, शीर्ष कितने हैं? 8 मैम। 8 मैम। 8 है शीर्ष मैम। भी 8 ही होंगे। तीनों चीजें ये आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है। जितनी भुजाएं उतने कोण उतने ही शीर्ष। क्यों? इस बिंदु पे लाल और हरी रेखा, सॉरी, नीली और हरी रेखा मिली, इस बिंदु पे भी नीली और हरी रेखा मिली, इस बिंदु पे लाल और हरी रेखा मिल रही है, इस बिंदु पे भी लाल और हरी रेखा मिल रही है, इस बिंदु पे लाल और काली, और नीचे देखें तो इस बिंदु पे पीली और काली, इस बिंदु पे भी पीली और काली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष, 8 भुजाएं, 8 कोण, 8 शीर्ष। तो आपको कुछ भी पूछा जाए, आपको पूछा जाए शीर्ष कितने हैं, भुजा गिन लो, कोण गिन लो, शीर्ष गिन लो, सभी चीजें आपस में बराबर ही होती है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस जैसा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो इस आकृति को देखिए ध्यान से और बताइए इसमें कितनी भुजाएं, कितने कोण, कितने शीर्ष होंगे। गिनो 1 को, उत्तर सभी का 10 वही मैम। होगा।
कोण 10 भुजा। मैम 10 है। 10 मैम 10 भुजा है, 10 कोण है, 10 शीश है। 10 कोण है, 10 भुजा है, 10 शीश है। ठीक है, चलो गिनते हैं फटाफट से। एक भुजा ये काले रंग की, ये लाल रंग की दूसरी, ये हरे रंग की तीसरी, ये पीले रंग की चौथी, और ये पांचवी, और ये 6th, और ये 7, ये 7, 8, 9, 10। तो बिल्कुल सही है, 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं हैं तो कोण भी 10 ही बनेंगे, शीर्ष भी 10 ही होंगे। तो बस यही था हमारा भुजा, कोण और शीर्ष में रिलेशन। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो, तो अभी तक के लिए हमने जितना भी पढ़ा उस पर आधारित कुछ सवाल हम करने वाले हैं पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट होने वाली है ऑफ, चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको पूछा गया है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए, कि इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं, वो आपने बताना है। आपको पता है जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होती हैं। तो गिनिए इसको अच्छे से, आंसर देना है पोल में जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला होगा। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर दे दीजिए। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हो गया मैम। बहुत बढ़िया। 20 बच्चे क्लास में हैं तो सभी अपना आंसर दे दीजिए। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। काफी फटाफट सभी आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता पोल क्या है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, तो मुझसे पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए। अगर पता है तो आंसर कर दीजिए, नहीं पता तो आप खुल के पूछ सकते हैं। चलिए, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अब कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट, फिर आगे बढ़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अभी बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, जितनी भुजाएं उतने ही कोण। 5 भुजाएं थी तो कोण भी 5 ही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर, हाँ जी, एक ने सी दिया था। हाँ, एक ने सी दिया था, पर सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो, तो अभी फिर से आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से काउंट करना, बहुत से बच्चे इसमें जल्दबाजी में गलत काउंट कर लेते हैं। आपको पूछा है कि बताइए कितने कोण यहाँ पे बनेंगे। कोण गिनना अगर आपको मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, भुजा गिन लो, क्योंकि हमें पता है जितनी भुजाएं उतने ही कोण। तो भुजा गिन लो, जितनी आपकी भुजाएं आएंगी उतने ही आपके कोण भी आएंगे। आंसर फिर से आपने पोल में ही देना है, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए अच्छे से इसको गिन लीजिए, चाहे तो स्क्रीन को जूम कर लो। ठीक है, चलिए अच्छे से काउंट करो और अपना आंसर दे दो। हो गया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। जिनका होता जा रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे कोशिश करें देने की। दे दिया मैम। हो गया मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है हो गया मैम। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश शाबाश, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। हो गया मैम। ओके बेटा, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 22 बच्चे क्लास में हैं।
तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर करने की कोशिश करें। बच्चों सही होता है, गलत होता है, बाद की बात है, उसको सुधार कर लेंगे, पर आंसर सभी दीजिए, ठीक है। इस डर से कि मेरा सही होगा कि पता नहीं गलत होगा, इस डर से ये नहीं करना कि आंसर ही नहीं दे, आंसर सभी ने देना है, ठीक है। 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बस एक स्टूडेंट अब रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। अब हम करने वाले हैं 10 सेकेंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जाइए और देखिए। चलो करते हैं इसको काउंट। सी मैम। ठीक है, पहली भुजा, सी मैम। दूसरी, हाँ काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। 3, 4, 5, 5, और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12 भुजाएं थी। 12 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे? 12 मैम। 12 मैम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास 12 कोण बन गए, तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन आता है आपके लिए इसी तरह का। गलती से बी पे आंसर लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं आगे। बताइए दी गई आकृति में शीर्ष कितने हैं? ठीक है, हमें पता है भुजा हो, कोण हो, शीर्ष हो, 3 हो, 1 बराबर होते हैं, तो कुछ भी गिन लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको शीर्ष नहीं गिनने, कोई बात नहीं, भुजा गिन लो, आंसर तो वही आने वाला है क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। चलिए, हो गया मैम। ओके बेटा। मैम मेरे स्क्रीन। मैम हो गया। हो गया मैम। हो गया मैम। बच्चों ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, हो 13 गया मैम। बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, मैम। हो गया मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, 18 हो बच्चों के गया आंसर्स आ चुके हैं, 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 2 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर लीजिए। करते हैं 10 सेकेंड्स का हो गया मैम। और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया था, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। बच्चों प्लीज अपना आंसर दें, ठीक है, मतलब दिया करें पोल में। अभी के लिए आप चैट में आंसर दे सकते हो। तो कितने शीर्ष हैं मैम इसमें? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि भुजाएं भी कितनी थी? 5 थी, तो शीर्ष भी कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। और कोण भी कितने होंगे? 5 होंगे। 5 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो चुका है भुजा, शीर्ष और कोणों के बारे में टॉपिक खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु को कागज पे एक डॉट के समान माना जा सकता है। यहाँ पे एक कागज है, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, तो हम कहेंगे ये एक बिंदु है, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी यहाँ पर जो है वो बिंदु है। ऐसे बस एक डॉट लगा दिया और इसे मैम लिख रहे हैं एक। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? लिख रहे हैं मैम। अच्छा सॉरी सॉरी, लिख रहे हैं, लिख लीजिए। और फिर कहा कि एक बिंदु समतल की सतह पर सटीक स्थिति या स्थान भी है। मतलब कि एक बिंदु हम किसी पोजीशन को बताने के लिए भी कर सकते हैं कि इस पूरे कागज पे एक बिंदु मैंने लगा दिया, ये दर्शाने के लिए कि ये यहाँ पर है, ठीक है। किसी की स्थिति दर्शानी हो तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम बिंदु को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी लिख रहे हैं तो बेटा जब आपका हो जाएगा तो बता दीजिएगा। बिंदु को जो है वो कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। इसको लिखने की वैसे उतनी जरूरत नहीं है, मेन मेन चीजें जो होंगी वो आपने लिखनी होंगी, ठीक है, जो मैं आपको बता दूंगी। पर अभी के लिए बता दें अगर हो चुका है तो। मैम एक लाइन रह गई। ठीक है, ठीक है, मैम ये लिखना है।
अभी ये वाला तो जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, उनको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दिया करूंगी, ठीक है। पर हाँ अगर कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो जरूर आप लिख सकते हो। मतलब हमने शुरू किया है नए साल से नोट्स बनाना 6 चैप्टर का, क्योंकि 6 चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए हमने नई चीज शुरू की कि हम साथ साथ में नोट्स भी बनाते चले जाएंगे। ओके तो मैम मैम। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक तक का है। ठीक है, हाँ अभी हो चुका है, अभी बढ़े आगे। ओके मैम। ठीक है, मैम ठीक है, चलो। तो बिंदु का ये शायद उतना जरूरी नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज जरूरी है, बिंदु के गुण। कि बिंदु के क्या गुण है? बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, इसमें इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बिंदु के गुण लिख लो कि ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। मैम स्क्रीनशॉट ले ली हमने। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ये बिंदु के गुण है। फिर आते हैं बिंदु के टाइप्स। तो पहला टाइप है संरेख बिंदु, ठीक है। कैसा बिंदु? तो संरेख बिंदु उसका नाम है, मतलब ये इसके टाइप्स हैं। संरेख बिंदु के नाम में ही छुपा हुआ है कुछ। एक तो सन मतलब कि साथ साथ, रेख मतलब रेखा। ऐसे बिंदु जिनको जब हम साथ साथ मिलाते चलेंगे तो सीधी रेखा बनेगी, उन्हें कहा जाता है संरेख बिंदु। लेकिन इसकी परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। परिभाषा में लिखा गया है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। कि 3 या 3 से अधिक, यहाँ पे जो चीज यूज की गई है वो की गई है 3 या 3 से अधिक। तो ये भी हम जानेंगे कि यहाँ पे इन्होंने 3 या 3 से अधिक ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक जो आपके बिंदु हो, ऐसे हो, और वो ऐसे बिंदु की जिनको मिलाने पर बिल्कुल सीधी रेखा बन रही हो, तो उनको हम संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। जब हमने इन तीनों को आपस में मिलाया तो हमें जो है वो एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए। मैंने इसको इससे मिलाया, फिर इसको आगे, फिर इसको यहीं आगे ऐसे मिलाया, तो देखिए मुझे एक सीधी रेखा मिल रही है। तो मैं कहूंगी ये तीनों बिंदु संरेख है। 3 बिंदु हो या 3 से अधिक हो, मान लीजिए यहां पर भी मैंने एक बिंदु बना दिया, 4 बिंदु मैंने बना दिए। इन चारों को मिलाने पर अगर क्या हो रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा मुझे मिल रही है, तो मैं कहूंगी कि ये सभी बिंदु आपस में कैसे हैं? तो ये सभी बिंदु आपस में संरेख हैं, कोलिनियर है। संरेख बिंदु में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले। नो मैम। मैम 3 से मैम तो तो 3 बिंदु क्या 3 से रखा है ज्यादा, जी? हाँ 3 से ज्यादा हो तो कुछ देखो, यहाँ पे लिखा तो है 3 या 3 से अधिक, ठीक है। तो वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन सभी को मिलाने पर सीधी रेखा आनी चाहिए। चलो, 3 से कम मैम नहीं एक होने बार लिख ले। हाँ 3 से कम की अभी हम बात करते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने, नोट कर लिया? यस लिख लिया। फिर से समझा दो। यस मैम। फिर से इसको समझते हैं, चलो फिर से समझते हैं। कि हमने पढ़ा बिंदु के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स, बिंदु के प्रकार। तो बिंदु के प्रकार में पहला प्रकार होता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु, अगर क्या हो रहा हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु हो जो एक सीधी रेखा पे स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो संरेख बिंदु है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अलग उदाहरण देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और इस लाइन के ऊपर ही मैंने कुछ बिंदु बनाए। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरा बिंदु ये, चौथा बिंदु ये और पांचवा बिंदु ये। तो ये पांचों किस पर है? ये पांचों सीधी रेखा पर है, तो हम कहेंगे ये पांचों संरेख बिंदु है। या फिर जब मैंने क्या किया, जब मैंने 4 बिंदु बनाए, इन 4 बिंदु को मैंने बनाया और इनको मैंने जोड़ा, तब भी मुझे क्या मिली? मुझे एक सीधी रेखा मिली। तो मैं कहूंगी कि हाँ ये चारों भी संरेख बिंदु है। या तो उन बिंदुओं को मिलाने पर सीधी रेखा मिल जाए, या तो वो बिंदु किसी सीधी रेखा पर बने हुए हो। दोनों केसेस में हम कहेंगे हमारे बिंदु जो है वो संरेख बिंदु है। लेकिन परिभाषा में लिखा है 3 या 3 से अधिक। तो 3 या 3 से अधिक क्यों? 2 की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि क्या होता है, पहले इसको देख लो। संरेख बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। 4 बिंदु थे, मिलाया, फिर से मिलाया,
और इसको भी मिलाया तो कैसी रेखा मिली, बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे ये क्या है, संरेख बिंदु है। तो फिर दो बिंदुओं की बात अगर हम करें कि कोई भी दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, परिभाषा में कहा 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा पे आ रहे होंगे तो उनको संरेख कहना है। दो बिंदुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते ही होते हैं। क्योंकि मान लो एक बिंदु मैंने यहां पर बनाया, दूसरा बिंदु मैंने इस कोने पे बनाया, अब जब मैं इनको मिलाऊंगी तो मुझे देखो, तो मुझे तो सीधी रेखा ही मिल रही है। किसी भी कोने पे ले जाओ मुझे सीधी रेखा ही मिलेगी। मान लो एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, तो जब मैं इसको मिलाऊं तब भी तो मुझे क्या मिल रही है, एक सीधी रेखा। ठीक है, मान लो एक बिंदु जो है वो मेरा इस कोने पर है, एक बिंदु कुछ यहां पर है, इसको मैं अगर मिलाऊं तो भी मुझे क्या मिलेगी, सीधी रेखा। तो दो बिंदु तो हमेशा ही संरेख होते हैं, इसलिए इसकी परिभाषा में कहा गया कि या तो 3 या तो 3 से अधिक। ठीक है, कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पे गिर रहे हो तो उन्हें हम कहेंगे संरेख। जैसे कि देखो दो बिंदु तो हमेशा ही संरेख होते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हमें सीधी रेखा ही देंगे। अब बात करते हैं असंरेख बिंदु की। तो अगर संरेख बिंदु सीधी रेखा पर होते हैं तो असंरेख बिंदु ऐसे बिंदु होंगे जिन्हें जोड़ने पर सीधी रेखा नहीं मिलती। ठीक है, तो यहां पे भी वही लिखा गया है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर सीधी रेखा पे स्थित नहीं हो तो उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक बिंदु यहां पे बना दिया, एक बिंदु यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो ये चारों बिंदु आपस में एक दूसरे के साथ है। तो मैंने क्या किया, इसको मिलाया यहां पर ऐसे, थोड़ा सा ये नीचे बनाना पड़ेगा और इसको आगे मिलाते हैं, तो यहां तक तो मुझे सीधी रेखा मिल जाएगी। अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहां तक तो मुझे सीधी रेखा मिल गई, पर जब मैंने इस बिंदु से ऊपर की तरफ को मिलाना चाहा तो क्या मुझे सीधी रेखा मिलेगी, बताएं जरा। नो मैम, नो मैम। नहीं, ये क्या हो गई, तो देखो ये तो यहां से यहां तक तो सीधी रेखा है। अगर मैं देखूं इसको ध्यान से तो ये दो बिंदु की रेखा तो सीधी है, ये टेढ़ी तो है नहीं। लेकिन अगर हमें कहां से देखना है, हमें देखना है शुरू से अंत तक। यहां से मैंने देखा तो मेरी रेखा बिल्कुल सीधी चल रही थी, लेकिन एकदम से उसे मुड़ना पड़ गया। तो जब हमारी रेखा को मुड़ना पड़ जाए तो हम कहेंगे ऐसे बिंदु संरेख बिंदु नहीं होते, ऐसे बिंदु असंरेख बिंदु होते हैं, जिनको जोड़ने से हमें सीधी रेखा नहीं मिलती। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये मैम लिख यहाँ रहे पर है, पर हाँ जी, लिख रहे हैं जी। हाँ बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा ही है परिभाषा, इसलिए मैंने इसे आगे बढ़ाई क्योंकि परिभाषा साथ चलती रहेगी। यहाँ पे हाथ आ चुका है, इसको देखिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी जो सीधी रेखा है वो क्या हो गई, वो मुड़ गई। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये असंरेख बिंदु है, जिससे हमें सीधी रेखा नहीं मिलती। हाँ, तो अभी अगर आपका हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं एक बार परिभाषा रिपीट कर लेती हूँ। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछ हाँ, लिए? पोल में हमने अभी शायद 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बाकी अभी हम करेंगे और भी करेंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित नहीं है तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अभी बढ़े आगे। यस मैम। चलो, तो ये हमारे पास एक साधारण बिंदु है, इसे हम कहेंगे बिंदु। ये पी क्यू आर संरेख बिंदु है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा पे खड़े हुए हैं, और असंरेख बिंदु हो गए पी क्यू आर एस, क्योंकि पहले रेखा ऐसे को जा रही है, फिर ऐसे को जा रही है, फिर ऐसे को जा रही है, बार बार मुड़ रही है, तो हम कहेंगे ये असंरेख बिंदु है। तो अभी अगर आपको कोई डाउट है संरेख असंरेख पहचानने में तो पूछ लीजिए, क्योंकि पोल में इसी पर आधारित सवाल आने वाले हैं। नो बिल्कुल सीधी मैम। रेखा, देखो नो मैम। सिंपल है, बिल्कुल सीधी रेखा बन रही होगी तो संरेख बोल देना, सीधी रेखा नहीं बन रही होगी तो असंरेख। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पोल में पूछ रहे हो? हाँ, पोल में भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। आपने बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों में से वो कौन से बिंदु हैं जो संरेख कहलाए जाएंगे, वो आपने बताना है। ठीक है, आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके रखें कि इसे मैं अपना आंसर देने वाली हूं। चलिए,
पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए अपना अपना आंसर दे दीजिए। हो गया मैम हो मैम गया। हो गया ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम ठीक है, हो गया 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, तो 21 में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के ऑप्शन अच्छे से देख के अपना आंसर दे दे, ठीक है। तो अभी हो 17 गया बच्चों मैम। के आंसर्स आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताएं अपना अपना आंसर। बी बी मैम मैम। बी मैम ऑप्शन नंबर बी बी करेक्ट आंसर है। मैम बी ठीक है, ठीक है। बी मैम हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ कर दे, फटाफट से बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। पहले रेखा ऐसे गई ऊपर को, फिर बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ कर लीजिए। पहले रेखा ऊपर को गई, फिर नीचे को आ गई, तो सीधी रेखा नहीं मिली, तो हम कहेंगे ये तीनों कोलिनियर या फिर संरेख नहीं है। यहाँ पर भी देखो, पहले नीचे को जा रही है, फिर ऊपर को आ रही है, तो ये भी संरेख नहीं होगा। यहाँ पर देखो तो पहले ऊपर को, फिर इधर को, फिर नीचे को, तो ये भी संरेख नहीं होगा। बस यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा बन रही थी, तो हमने कहा जी हाँ, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल करते हैं पोल में। अभी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को देखना, ठीक है। सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य का मतलब कौन सी बात यहाँ पे गलत कही गई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी ऑप्शन के साथ साथ। पहली लाइन आपने देखो गलत, जो गलत होगा ना उसको पकड़ना है, ठीक है। पहली लाइन कह रही है बिंदु टी एल एच संरेख है। तो ढूंढते हैं, ये बिंदु टी है, ये बिंदु एल है, ये बिंदु एच है। ये कह रहे हैं कि टी एल एच संरेख बिंदु है। अगर ये सही है तो इसको छोड़ दो, गलत है तो इसको पकड़ के रखो, सही है तो भूल जाओ, छोड़ दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बिंदु ए डी एम, बिंदु ए यहां पर है, डी यहां पर है, एम यहां पर है। ये कह रहे हैं कि बिंदु एडीएम जो है वो संरेख है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सही कह रहे हैं तो इसको छोड़ दो, आपको लगता है गलत कह रहे हैं तो पकड़ के रखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं टी के एच, बिंदु टी, बिंदु के, बिंदु एच असंरेख है। असंरेख आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सही कह रहे हैं तो इसको छोड़ दो, आपको लग रहा है गलत कह रहे हैं तो इसको पकड़ के रखो। ये कह रहा है टी के एच असंरेख है। ऑप्शन नंबर लास्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट कह रहा है बिंदु एस एम एच के संरेख है। आपको लगता है अगर ये सही है तो इसको छोड़ दो, लगता है गलत है तो इसको पकड़ के रखो। जो कथन गलत कहा गया है वो आपने चुनना है। तो चारों मैंने आपको अच्छे से दिखा दिए, समझा दिए। अब आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी चीज गलत है। जो चीज गलत होगी वही आपका उत्तर होगा। हाँ, पोल ओपन हो चुका है। हो गया मैम मैम ठीक मैम है, हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया वेरी मैम गुड, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हो गया 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। सोलह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और क्लास में है 21 बच्चे, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। तो कर लेते हैं हम 10 सेकंड्स का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
होल हो चुका है बच्चों अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जाएं और मैम देखिए। बी। ठीक है, बी बिल्कुल मैम। ऑप्शन नंबर मैम। डी जो है बी वो मैम। गलत। बी मैम। ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ कर दीजिए, फटाफट से माइक ऑफ कर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी गलत कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत कहा गया है, क्योंकि जो बिंदु ए डी और एम है वो संरेख नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने सीधी रेखा नहीं मिल रही, पहले आगे को जा रही है फिर पीछे को आ रही है। अगर ये संरेख होते तो बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे बनती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत कहा गया है, और वही हमने ढूंढना था जो इन्होंने गलत कहा था। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कहा गया है कि टी, के और एच असंरेख है। संरेख नहीं लिखा था, क्या लिखा था? असंरेख। तो ये तो ठीक कहा इन्होंने कि टी के एच तो असंरेख है, क्योंकि पहले ऐसे को जा रहा है फिर ऐसे को आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही था। गलत कौन था? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने बिंदु के बारे में पढ़ लिया। देखो अभी हमने भुजा के बारे में पढ़ लिया, कोण के बारे में पढ़ लिया, शीर्ष के बारे में पढ़ लिया, बिंदु के बारे में पढ़ लिया, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु पढ़ लिए। यही करवाया था रात वाली क्लास में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आप इसको फिर से सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, इनके बीच के अंतर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा, पहले हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पोल में है, तो इसलिए अच्छे से इसको सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले चीज है रेखा की रेखा क्या होती है। देखो अब वही बात, जैसे भुजा के बारे में हमें क्या पता था? भुजा के बारे में हमें पता था कि भुजा होती है त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, लेकिन भुजा खुद क्या होती है वो हमने आज सीखा। वैसे ही हमें पता है रेखा एक लाइन होती है। ऐसे बना दी, मैं बोलूं रेखा क्या है, आप ऐसे लाइन बना दोगे, बोलोगे रेखा है। पर है क्या ये? इसको परिभाषित कैसे करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो रेखा क्या है? संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके। एक तो पहली बात, रेखा किससे बनी है? तो रेखा जो है वो संरेख बिंदुओं से बनी है, क्योंकि हमें पता है संरेख बिंदुओं को जोड़ेंगे तभी तो सीधी रेखा मिलेगी। अगर असंरेख बिंदुओं को जोड़ेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मिलेंगी। इसलिए क्या कहा गया कि रेखा बनी किससे है? तो रेखा बनी है बिंदुओं से। कितने बिंदुओं से? तो अनगिनत बिंदुओं से। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है कि कितने बिंदुओं ने मिलकर रेखा को बनाया है। इसलिए हम कहते हैं कि रेखा जो है वो बहुत सारे संरेख बिंदुओं से बनी है। और इसकी खास बात क्या है कि ये अनंत तक जाती है। मतलब आप इसको यहां से भी बढ़ा सकते हो, यहां तक, यहां से भी बढ़ा सकते हो, कहीं तक भी, अनंत तक। जैसे हम बोलते थे ना कि पूर्ण संख्या है, कहां तक जाती है? देखो पूर्ण संख्या शुरू तो 0 से होगी पर खत्म नहीं होती, चलती रहती है अनंत तक। तो वैसे ही रेखा ना शुरू होती ना खत्म होती। इस तरफ से भी हम इसको अनंत तक ले जा सकते हैं और इस तरफ से भी हम इसको अनंत तक लेके जा सकते हैं। ये है रेखा की असल परिभाषा की रेखा क्या है। छोटे, ये तो मैंने बहुत बड़े बना दिए, ये बिंदु बहुत बड़े हैं, पर छोटे 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 बिंदुओं को मिलाते जाओ तो आपकी रेखा बनती चली जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे इसके बारे में। तो ये देखो ऐसी रेखा होती है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदुओं थे, आधे बिंदुओं को तो इन्होंने ऐसे मिला दिया, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं और ये चलते ही जाएंगे। कहां तक जाएंगे बताइए जरा, कहां तक जाएंगे? अनंत तक। अनंत तक मैम। अनंत तक। ठीक है, अनंत क्या होता है? अनंत होता है जिसका क्या ना हो? कोई अंत नहीं मैम। हाँ, जिसका कोई अंत ना हो उसको हम कहते हैं अनंत। तो इसका मतलब कि हमारी रेखा का भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, रेखा का भी कोई अंत जो है वो नहीं है। अच्छा, अगर रेखा का कोई अंत नहीं है, रेखा जो है अपनी मर्जी से चल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो क्या हम इसको माप सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं, हम रेखा को नहीं माप सकते क्योंकि रेखा का कोई अंत नहीं है। जब कोई अंत ही नहीं, ये फिक्स ही नहीं, तो हम इसको कैसे मापे? तो हम रेखा को ना तो माप सकते, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि रेखा का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लीजिए, परिभाषा तो आपने लिख ली, पर ये जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना अलग से, वो चीजें होती है जो मैम मेन नोट लिख करनी रहे है। हैं। लिख लीजिए फटाफट से। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। इट मीन्स रेखा का भी कोई अंत नहीं है। और रेखा बनी किससे है? तो बहुत सारे
अनगिनत संरेख बिंदुओं से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत बिंदुओं को जोड़ते चले जाएंगे, हमारी रेखा बनती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी बता दें, अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ सके ना कि। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। अब इसको देखो, अब हमने कभी भी रेखा को ऐसे तो निरूपित नहीं किया, तो रेखा को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक लाइन लगा देते हैं ऐसी, और इसके दोनों तरफ ऐसे तीर लगा लेते हैं। ठीक है, तीर का मतलब क्या है, तीर का मतलब ये है कि इसको हम इधर को भी बढ़ा सकते हैं और इसको हम इधर को भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे किया जाता है रेखा को निरूपित। ठीक है, चलो, तो और दूसरी परिभाषा इसकी ये कही इन्होंने कि अगर आप अनंत बिंदुओं को जोड़ते चले जाओगे तो आपकी रेखा बनती चली जाएगी। अनंत बिंदुओं को जोड़ो, रेखा बनती चली जाएगी। अगर आपने ये लिख लिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बढ़ते हैं, क्योंकि ये परिभाषा ही और कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पे बिंदु थे, इनको जोड़ते चले गए तो हमारे पास क्या बनती चली गई, रेखा। कितने बिंदुओं को जोड़ना है, तो अनंत बिंदुओं को। अब बात करते हैं रेखा के गुण की। पहले हमने किसके गुण लिखे थे, बिंदु के गुण लिखे थे। बिंदु के पास ना तो लंबाई थी, ना ऊंचाई थी, ना चौड़ाई थी। अब बात करते हैं रेखा के गुण की। तो पहला जो गुण है रेखा का वो ये है कि रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इट मींस रेखा का कोई अंत नहीं है। जब रेखा का कोई अंत ही नहीं है तो रेखा का कोई अंत बिंदु भी नहीं होगा। ठीक है, अंत बिंदु भी नहीं होगा, रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, रेखा का अंत बिंदु नहीं होता, और जब जब इसका खुद का ही अंत नहीं है तो अंत बिंदु भी कहां से आएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है। आपने बस ये लिखना है, अंत बिंदु नहीं होता, और दूसरा कहां तक जाती है, तो अनंत तक जाती है। ये चीज आप पीछे भी लिख चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका दूसरा गुण। दूसरा गुण ये है कि, हाँ बेटा देखो यहाँ पर ही है, ये नहीं गया है, ये यहीं पर है अभी, है ना। दूसरा गुण यह है कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कितने बिंदु, अनगिनत बिंदु। हम उनको नहीं गिन सकते, क्योंकि रेखा अगर अनंत तक जा रही है और बिंदुओं को जोड़ जोड़ के अनंत तक जा रही है तो बिंदु भी अनंत ही होंगे, तभी तो रेखा भी अनंत तक जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि एक रेखा में सिर्फ 5 बिंदु है, या 1 2 3 जितने भी है, ये 6 बिंदु है, तो रेखा तो सिर्फ यहीं तक जा पाती। क्योंकि रेखा अनंत तक जा रही है तो बिंदु भी अनंत होंगे, अनगिनत होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, एक रेखा की सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। रेखा के पास क्या होता है, रेखा के पास होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई, और कोई चौड़ाई या कोई मोटाई इसमें या ऊंचाई इसमें नहीं होती। ठीक है, लिख रहे हैं मैम। हाँ जी बेटा, लिख लीजिए। इसको वैसे करने की जरूरत नहीं, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। वैसे तो हम कह रहे हैं कि रेखा में अनगिनत बिंदु है, पर फिर भी किसी रेखा को निर्धारित करना हो तो कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए। ठीक है, कम से कम चाहिए 2 बिंदु, ज्यादा से ज्यादा कितने, तो अनगिनत। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज ही कर रहा है पहले, क्योंकि हमने कुछ और लिखा, अब कुछ और है, तो इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी कि क्या इसका मतलब है। तो अभी क्या, अगर आपने यहाँ तक, इसको मत लिखना, ये चीज मत लिखना, यहाँ तक लिख लिया है ऊंचाई वगैरह तक, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ये नहीं लिखना मैम, चौथा हाँ, पॉइंट इसको मत लिखो, इसको भी के लिए मत लिखो, बस आपने 3 अगर लिख लिए हैं। लिख लिए मैम वो। ठीक है, अच्छा, और एक और बात, जब आप लिखते हैं ना तो लिखते लिखते देखो समझना है। ठीक है, ऐसा ना करें कि बस लिखने पे जोर दिया, समझ में नहीं आया, तो वैसा नहीं करना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ गुण। अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। पहले हमने बात की कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक रेखा पे अनगिनत बिंदु हैं तो एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजर सकती हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक बिंदु था, एक रेखा ऐसे को, दूसरी ऐसे को, तीसरी ऐसे को, चौथी ऐसे को, पांचवी ऐसे, ये 6th 7 8 ऐसे करते करते अनगिनत रेखाएं हैं जो एक बिंदु से गुजर रही होती हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो कभी भी मत कहना कि सिर्फ 2। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि एक यहां से चले गए, एक यहां से चले गए, कहेंगे 2 रेखाएं, लेकिन 2 नहीं होती, अनगिनत रेखाएं जो है वो बिंदु से गुजर रही होती हैं। ठीक है, सभी को याद रहेगा ये, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनगिनत मैम। अनगिनत। ठीक है,
चलो तो अभी इसको करते हैं फटाफट से रिवाइज। एक रेखा का कोई अंत नहीं है, दूसरी बात एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, तीसरी बात रेखा के पास सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, और चौथा एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। और इसकी बात करें तो ऐसा कह रहे हैं कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो अनगिनत, कम से कम 2। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक रेखा से एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं जो है वो गुजरती है। अब बात करते हैं रेखा को निरूपित करने की। जैसे हम एंगल का नाम लेते थे ना, जैसे एंगल ABC, ऐसा कुछ नाम हम लेते थे, वैसे ही रेखा का नाम कैसे लेना है वो हम सीखेंगे। तो ये आपकी एक रेखा है AB, हमने अभी अभी पढ़ा कि एक रेखा को कैसे निरूपित किया जाता है, उसके दोनों तरफ ऐसे तीर लगाए जाते हैं और इसको निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीर लगाए गए हैं तो पहले इसका नाम पढ़िए, नाम है इसका AB। तो नाम आप इसको चाहे AB बोलो चाहे BA बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो क्या है, इसके सिर पे ऐसे दोनों तरफ तीर वाली लाइन लगानी है। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे इसको लिखना है। तो अगर आपको ये समझ आ गया कैसे इसको लिखना है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, सिंपल है। नाम लिख लो, ऊपर ऐसे दोनों तरफ तीर वाली लाइन लगा लो, क्योंकि ये होता है रेखा का सिंबल। ठीक है, चलो तो ऐसे ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं रेखा के कुछ अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे होंगे तो अगर आपने लिख लिया तो वो फटाफट से बता दें। तीर क्या है, तीर दर्शा रहा है कि हमारी रेखा अनंत लिख तक लिया। जाएगी। ठीक है, अनंत तक जाएगी। चलो अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि रेल की पटरी है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं तक है? नो मैम। तो जो चीज नो मैम। देखो, जो चीज हमारी आंखों के सामने है वो तो हमें दिखती है, लेकिन जो चीज हमारी आंखों को दिख नहीं रही पर उसके बाद भी तो है ना, जैसे ये चीज हमें दिख रही है कि यहाँ तक है, पर ये जो पटरी जा रही है ये इसके बाद तक भी तो जा रही है, तो उसी को अनंत कहते हैं। जो चीज हम नहीं देख पाते उसको हम कहते हैं अनंत। जो हमारी आंखों में विजिबल है वो तो हमें दिख रहा है, पर उसके पीछे की जो दुनिया है वो हमारे लिए अनंत होता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि पटरी यहाँ पे रुक गई, पर ये तो नहीं रुकी, ये अनंत तक जा रही है, इसलिए ये रेखा का उदाहरण है। बात करें तार की, तो जब हम कभी चलते हैं, कभी गाड़ी में जाते हैं या किसी में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं ये तारें भी हमारे साथ 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 जो है वो चलती रहती हैं, ये भी बहुत लंबी होती हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये भी रेखा का ही एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि रेखाखंड क्या होता है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेखाखंड मतलब रेखा का एक टुकड़ा। तो रेखाखंड क्या है, कुछ नहीं है, रेखा का एक टुकड़ा है जिसके कितने निर्धारित बिंदु हैं, तो इसके पास 2 निर्धारित बिंदु हैं। क्यों है उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। 2 निर्धारित बिंदु। ठीक है, किसके पास है, तो रेखाखंड के पास है। रेखाखंड हमारी रेखा का एक टुकड़ा होता है। मान लीजिए एक लंबी सी रेखा मैंने ऐसी बना दी और इसका मैंने एक छोटा सा टुकड़ा है जो उठा लिया, इसका नाम वही AB और इसका नाम मान लो ST। तो जब हम किसी रेखाखंड को बनाते हैं या लिखते हैं तो हमेशा उसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 2 डॉट लगा लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारे रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु हैं। कितने? 2, एक ये वाला एक ये वाला। इनको हमने अंत बिंदु क्यों कहा? क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरे हिसाब से ये रेखाखंड यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। आप कहेंगे आपके हिसाब से ये रेखाखंड यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, दोनों को ही हम अंत बिंदु कहते हैं। हालांकि एक बिंदु शुरुआती होता है जहां से हमारा रेखाखंड शुरू हुआ होता है, दूसरा बिंदु वो होता है जहां पर जाके वो खत्म होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन दोनों को ही नाम देते हैं अंत बिंदु का। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, एक यहां से और एक यहां से। लेकिन रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता, क्योंकि रेखा का खुद ही कोई अंत नहीं है, तो अंत बिंदु भी कहां से होंगे? सिंपल है, इसलिए आपने बस इतना याद रखना है। तो ये हमारे पास एक रेखाखंड बनाया गया है और इसके देखिए तो 2 अंत बिंदु भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इन 2 अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, पर वो फिक्स नहीं होता। मेरी नजर में ये शुरुआती, ये अंतिम
आपकी नजर में ये शुरुआती, ये अंतिम, है ना, फिक्स नहीं होता, हमारी अपनी मर्जी होती है कहां से शुरू करना, कहां से खत्म करना, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। अब इसको कैसे निरूपित करना है वो भी सीख लेते हैं। कभी किसी रेखाखंड का अगर निरूपण करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेते हैं, नाम उसका ऐसे रहेगा, जैसे रेखा का नाम था वैसे इसका नाम भी रहेगा, और इसको निरूपित करने के लिए इसके सिर पे बस एक लाइन लगा देंगे। ऐसे बिंदु बिंदु लगाने की जरूरत वैसे नहीं है, बस एक लाइन लगा लो, पर उस पे तीर मत लगाना। तो इसका मतलब होता है कि ये एक रेखाखंड है। अच्छा, अब मान लो मैंने इस रेखा से रेखा का एक टुकड़ा उठाया, तो क्या ये टुकड़ा खुद को बढ़ा सकेगा या घटा सकेगा, या इतना ही रहेगा? इतना ही रहेगा। नहीं रहेगा। ठीक है, ये टुकड़ा क्या है, इतना ही रहेगा। तो क्या मैं इस टुकड़े को माप सकती हूँ, मैं इसको माप पाऊंगी कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर का है? यस मैम। हम क्या कर सकते हैं, हम रेखाखंड को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको देखो, कभी भी आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा आपको कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा क्या लिखा होता है, रेखाखंड। कभी आपको ऐसा बोला कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो? नहीं बोला, क्योंकि रेखाखंड को माप ही नहीं सकते, जिसको माप सकते हैं उसको कहा जाता है रेखाखंड। इसलिए हमेशा हम खुद भी ऐसे लिखते हैं। जब हम देखो कोण बनाते थे ना, आपने जब रचना चैप्टर पढ़ा होगा तो आप भी लिखते थे सबसे पहले इतने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, है ना। तो इसलिए ऐसा होता था, यस क्योंकि मैम। रेखाखंड को Yes, हम ma'am. माप सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अच्छा, पहले इसको उदाहरण कर लेते हैं। ए भी एक रेखाखंड है, क्यों है, फटाफट से बताइए। क्योंकि मैम ये माप की गई है जी। क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर का है और ये इतना ही रहेगा, इसको ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। पेंसिल भी एक रेखाखंड है, क्योंकि पेंसिल को भी ना ऐसे खींच के बढ़ा सकते ना घटा सकते। शार्प करेंगे तो छोटी होती जाएगी, पर अभी तक तो ये इतनी की इतनी ही रहेगी। माचिस की तीली भी क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, तो अभी रेखाखंड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। किरण के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रेखा है, रेखाखंड है, किरण है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता और रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखा जो है उसमें अनगिनत बिंदु से मिलके वो बनी होती है, जबकि रेखाखंड में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। चलो, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आपका यहाँ पर मैंने बना दिया है रेखाखंड। बेटा बस 1 मिनट, आपने बताना है इस रेखाखंड के कितने अंत बिंदु है। तो अभी के लिए आपने आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलो सभी बच्चे जाइए, अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। हो गया दे दिया मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 9 बच्चों दे के दिया आंसर आ मैम। चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 11 बच्चों के हो आंसर गया आ मैम। चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 19 हो बच्चे। गया। ओके बेटा, वेरी गुड। 19 बच्चे क्लास में हैं, तो 4 बच्चे अभी रहते हैं। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी रहते हैं, वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छा किया है इस बार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 19 बच्चों के पूरे के सभी के आंसर आ चुके हैं। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप खुद अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैम 2। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। हालांकि एक बिंदु शुरुआती है, एक बिंदु अंतिम है, पर इन दोनों को ही हम क्या नाम देते हैं, तो इन दोनों को ही हम अंत बिंदु का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम करेंगे अपनी और पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में। अभी नहीं बेटा, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे, लेकिन अगर मैम कोई वो डाउट नहीं है डेफिनेशन दिखा दो जी, वो लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए बच्चों माइक ऑफ कीजिए फटाफट से, और जिन बच्चों का डाउट है वो क्लास में बने रहे, डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।